हमें नहीं लगता कि करेक्शन इतना डीप होगा। वो दिख रहा है आपको क्योंकि ग्लोबली थोड़ा मार्केट्स वीक है, इसलिए इंडिया थोड़ा कहते हैं ना माथा टेक रहा है उनको, तो इसलिए हो रहा है शायद। पर अदरवाइज हमें नहीं लगता कि इतना डीप करेक्शन आपको दिखेगा, गिवन के हमारे फ्लोज जो है वो काफी अच्छे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज की बात कर रहा हूँ। जोमेटो तो है ही है हमारा टॉपिक मतलब प्लेटफॉर्म कंपनी में टॉपिक है। फिर हमारे पास एक फार्मा रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म कंपनी जो रिसेंट आईपीओ आया था, वो उसमें हमारा काफी हद तक वो है। फिर एक D2C कंपनी थी जिसमें अगेन एक आईपीओ आया था जहाँ पे हमें कंफर्ट है। और ऑब्वियसली फिनटेक का प्ले तो हमारा फेवरेट है, जो हमने होल्ड किया था पहले बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन काफी था, लेकिन अभी मतलब पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से हम ऐड करने लगे हैं वहां पे भी, अभी कंफर्ट आ रहा है वहां पे। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 135 में 990 है। क्या करें, अभी तो फायदा नहीं। कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहें। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। जिस तरह से अमेरिका में बिकवाली चल रही है ना, मुझे लगता है कि ये असर पूरे फिर देश में दिखेगा। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। आप लोग हमेशा की तरह स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, अपने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। CLS का ये मानना है कि IT के लिए परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है। जो हर रोज पिक योर प्रेफर्ड इन्वेस्ट। फिर इनकम टैक्स विभाग की गलती, मुझे लगता है लक्ष्मण ये कुछ सिस्टम की गलती है। सिस्टम की ना इनकी गलती है ना उनकी गलती है, सिस्टम। और क्योंकि नोटिस तो सिस्टम से जनरेट से निकलने का रास्ता बड़ा अच्छा जानते हैं। सिस्टम की नहीं, क्योंकि नोटिस तो सिस्टम से जनरेट सिस्टम जनरेट। अब हो क्या रहा है कि 26 AS में जो टैक्स दिखता है डिपार्टमेंट उसको लेता है, और जो फॉर्म 16 आपको मिलता है आप उसको लेते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आपका जो 26 AS और फॉर्म 16 बराबर होना चाहिए, पर ये दोनों की बराबरी ना होने की वजह से इसको हम TDS मिसमैच कहते हैं। अब एक सिचुएशन इसमें यह भी बनती है लक्ष्मण, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि आपको फॉर्म 16 इशू हो गया और जिसने टैक्स काटा था उसने किसी वजह से अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी। मैं TDS रिटर्न की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि वहां तो अपडेट होकर कुछ और फिगर हो गई, आपके हाथ में जो फॉर्म 16 है वो कुछ और है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फाइल कर दिया, तो वो डिफरेंस का नोटिस आया और उस पर बकायदा ब्याज लग के आ गया। तो एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा कुछ सिस्टम में भी कमी ऐसा लग रहा है लहा, क्योंकि जहां पर अपडेट नहीं भी हुआ वहां पर भी कुछ केसेस में मिसमैच सुनने में आया है। अब इसका हल क्या है? ज्यादा मुद्दा यही का हल क्या है? हल क्या है? देखिए हल लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको सीधा इसके खिलाफ अपील फाइल कर रहे हैं कि साहब देखिए तो हमारे पास गलत डिमांड रेज हो गई है। और अपील फाइल करने का अगर लोग नहीं जानते हैं तो बता देता हूं, आपको पता होगा कि 20% आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ता है, जितनी देनदारी बनती है, और वो CA साहब वगैरह या वकील करेंगे, आप उनकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी, प्लस वो डेट लगेगी कब। पर मेरी सलाह यह है कि जल्दबाजी में अपील नहीं फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम 30 दिन का टाइम होता है लक्ष्मण नोटिस आने के बाद अपील फाइल करने का। तो आप 27-28 दिन तक वेट करिए, और नहीं ठीक होता है तो आप सेक्शन 154 के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन का फाइल करें। ज्यादातर बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि वो अपील फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकल गलती है। तो आप सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन फाइल करिए, उससे वो करेक्शन हो जाएगी। तो इसमें लोग हड़बड़ाहट में लोगों को लग रहा है कि हमसे फालतू टैक्स मांग लिया गया है और हमारी तो इनकम ही नहीं है इतनी, या टैक्स शॉर्टफॉल है, तो कहीं सिस्टम की कई बार डिडक्टर की भी गलती हो जाती है। और पर ज्यादा मुझे ये सिस्टम का कोई फ्लॉ नजर आता है। अब एक सवाल लेते हैं, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, वह है हरी मोदी जी का। और आप में से कई लोग होंगे जिनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते होंगे, तो वैसे ही इनकी बेटी US गई थी पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, और इस पढ़ाई में एक बात इन्होंने जो कहा है कि इन्होंने अपने पैसे से खर्च किया, जो स्वाभाविक था। अब इनकी बेटी चाहती है कि चूँकि ITR अब तक इन्होंने फाइल किया नहीं, क्योंकि उनकी बेटी की इनकम टैक्सेबल इनकम से कम थी। अब चूँकि बेटी अब US में काम करना चाहती है, तो उनके पास 2-3 सवाल है कि भारत में बेटी का जो सेविंग अकाउंट था, क्या उसको बदल करके NRO अकाउंट करना होगा क्या? पहले इनका जवाब दीजिए। देखिए जैसे ही व्यक्ति बाहर जाता है और नॉन रेजिडेंट बन जाता है,
तो आपकी या उनके परिजनों की ड्यूटी बनती है कि जिस बैंक में उनका अकाउंट है, एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, उनका वो जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट था, तो बैंक को बता दें कि अब एनआरआई हो गए, तो वो उसका स्टेटस चेंज करके एनआरओ कर देंगे। ये होना चाहिए। एनआरई तो नहीं है, कंफ्यूजन है, ये पूछ रहे हैं कि एनआरओ करना होगा कि एनआरई करना होगा। देखिए, एनआरई अकाउंट आपकी जरूरत के हिसाब से खोला जाता है, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। मान लीजिए आपने विदेशी मुद्रा भेजनी है या कल को उस विदेशी मुद्रा को वापस भेजना है, तो उसके लिए एनआर अकाउंट आपकी जरूरत के हिसाब से खोला जाता है, उसको हम एनआरई अकाउंट कहते हैं। ये जो एनआरओ है, ये तो पहले से आपका सेविंग्स अकाउंट, पहले सेविंग उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, पर एनआरई जरूरत के मुताबिक आपको खोलना पड़ेगा। हाँ। अब एक दूसरा सवाल इनका है कि चूंकि यूएस में बेटी इनकी अब जॉब कर रही हैं, तो वहां पे जो आमदनी होगी उस पर टैक्स कहाँ चुकाना होगा, यूएस में या भारत में? देखिए, जब अगर ये एनआरआई हो चुकी हैं तो फिर तो यूएस की रिटर्न यूएस में फाइल होगी, और इंडिया में अगर कोई इनकम है तो इंडिया में फाइल होगी। अच्छा। पर यूएस की इनकम यूएस में फाइल होगी, ये बात पक्का है। और यूएस के जो लोकल टैक्सेस लगेंगे इनके ऊपर, वो इनको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर किसी इनकम पे लक्ष्मण डबल टैक्स लग भी रहा है, मान लीजिए यूएस में भी लग रहा है, इंडिया में भी लग रहा है,